नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु खत्री ट्यूशन क्लासेस की तरफ से आज फिर आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं 10th क्लास के लिए जैव प्रक्रम की पुनरावृत्ति करने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम से। जैव प्रक्रम में पहला टॉपिक आपका है पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण वृद्धि के लिए आवश्यक भोजन प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है ना। तो आपको पता है पोषण किसके लिए करते हैं हम लोग? पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए, है ना। तो ये दो प्रकार के हैं पोषण की विधि के आधार पर, स्वपोषी एवं विषमपोषी। स्वपोषी पोषण क्या होता है? जैसे कि नाम अपने आप ही इसको बता रहा है कि स्वयं से पोषण करना। एक प्रकार का पोषण जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक भोजन तैयार करने के लिए अकार्बनिक सामग्रियों जैसे CO2 और पानी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हरे पौधे, आप जानते हैं हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। और विषमपोषी पोषण होता है जब एक प्रकार का पोषण जिसमें जीवों के पास अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने की क्षमता नहीं होती, पर ये दूसरे जन पे निर्भर करते हैं। वे अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जानवरों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि कवक, जंतु आदि। तो मतलब हम लोग भी इसी श्रेणी में आते हैं, विषमपोषी पोषण, ठीक है। अब स्वपोषी पोषण में मैंने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है पौधे अपना खुद का खाना बनाते हैं। तो आइए उस प्रक्रिया को जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य घटनाएं। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। अब उसमें क्या हो रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जल को लेके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हमारा ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और जल बनता है ना। तो इसमें पहला कार्य जो है, सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। यदि क्लोरोफिल ना हो, है ना, तो हमारा सूर्य प्रकाश को अवशोषण नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल वह हरा वर्णक है जो कि पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों की रंध्र में पाया जाता है, और इसका मुख्य कार्य है सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना, ठीक है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी का विभाजन। जैसा कि आप जानते हो कि ग्लूकोज बनाने के लिए मुख्य स्रोत है हमारा ये जल। ये जल जो है ये टूट के हमें हमारे ग्लूकोज को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है, जिससे हमारे पौधे जो हैं वो ग्लूकोज बना पाते हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने का स्थान क्या हुआ? पत्ते में मौजूद क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है। अभी मैंने बताया कि क्लोरोफिल जो है आपके कहाँ पाया जाता है? रंध्र में, ठीक है, और वो भी क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने का स्थान क्या है? तो आप बोलेंगे कि पत्ते में मौजूद क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र की, ठीक है। तो हमारे मानव पाचन तंत्र की मुख्य अंग क्या क्या हैं? पहला तो हम बोलेंगे मुंह, क्योंकि जब हम पोषण करते हैं, विषमपोषी पोषण जैसे हम करते हैं, तो पहला कार्य क्या है? भोजन को ग्रहण करना, ठीक है, जो कि हम मुख में लेते ही शुरू कर देते हैं, और आपके मुख से ही आपके भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि मैम भोजन के किस पोषक तत्व का मुख में हमारे जो है पाचन होता है? तो हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। किसका? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। मैं कार्बो लिख देती हूँ, ठीक है, कार्ब से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। जिह्वा, जिह्वा क्या? क्योंकि स्वाद के लिए जिह्वा रिस्पॉन्सिबल है ना, ठीक है, तो जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं खाने का। अच्छा, अब यहाँ पे मुंह में हमारे एक होता है लार ग्रंथि। क्या होती है? लार ग्रंथि। अब ये जो ग्रंथि होती हैं, ये ग्रंथि हमारे कुछ रस स्राव करती है। तो लार ग्रंथि करता है लार। क्या करता है? लार, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को सरल पदार्थ में तोड़ने के काम आता है, ठीक है। अब जब हमारा खाना जो है सरल पदार्थ में टूट गया चबाने के बाद, वह हमारी ग्रसिका खाद्य नली से नीचे उतरता है, ठीक है, और सीधा आता है आमाशय में, ठीक है। आमाशय के बाद फिर यहाँ पे हमारा होता है प्रोटीन का
पाचन, ठीक है। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है, ठीक है। प से पेप्सिन, प से पेट, ऐसे याद रखोगे ना, प से पेप्सिन, प से पेट में होता है, और प से प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका याद करने का है ना, ठीक है। तो आमाशय में हमारा हो गया प्रोटीन का पाचन। अब आमाशय के बाद हमारा जो खाद्य, जो हमारा खाना है वो जाता है शुदांत्र में, ठीक है। अब शुदांत्र में क्या होता है कि हमारा जो पोषण तत्व हैं उनका परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। और अग्नाशय से ये जो हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय में कुछ हमारे रस स्रावित होते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे शुदांत्र में आते हैं और हमारे पाचन तत्व, पोषण तत्व को परिवर्तित करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको अगली स्लाइड में दूंगी। उसके बाद हमारा जो पाचन है शुदांत्र में पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है, और जो अपाच्य पदार्थ है वो आता है बृहदांत्र में। कहाँ पे? बृहदांत्र में, ठीक है। बृहदांत्र में अपाच्य पदार्थ हमारा पाचित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अपाच्य पदार्थ है वो अवशोषित होता है जल के साथ हमारे बृहदांत्र में, ठीक है। और अपाच्य पदार्थ जो है हमारे गुदाद्वार से निकल जाता है अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ। इस तरीके से हमारे पूरे शरीर में जो है हमारी भोजन का पाचन होता है, ठीक है। अब इसको और गहराई से मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। देखिए, मानव में पाचन, मुंह में क्या है? भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, जहां इसे सरल कणों में तोड़ा जाता है। लार में लार एमिलेस, मैंने आपको बताया था, लार जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, नामक एंजाइम होता है जो मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में बदलता है। मंड क्या हो गया? आपका कार्बोहाइड्रेट जो हमें पौधों से प्राप्त हुआ है ना, ठीक है। स्टार्च, मंड इंग्लिश में आपने स्टार्च सुना हो तो, ठीक है, उसको सरल शर्करा में, मतलब ग्लूकोज, शुगर, सिंपल शुगर, ठीक है, सरल शर्करा में बदल देता है। अब आहार नलिका, जिसे मैंने ग्रसिका भी कहा था, है ना, आहार नलिका भी आ सकता है, ग्रसिका भी, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आहार नली को हम लोग ग्रसिका भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब खाना आपके जब गले से उतरता है, आपके आहार नलिका से उतरता है, तो भोजन अब आहार नलिका से क्रमाकुंचक गति, पेरिस्टाल्टिक मोशन, एक गति से निकलता है। मतलब आपको ऐसे सरकाना नहीं पड़ता ना, ठीक है। क्या होता है? अपने आप ही अंदर एक क्रमाकुंचित गति होती है, ठीक है। और वो क्या है? मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन। मतलब कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में जो मूवमेंट होती है, गति होती है, वो मांसपेशियों की वजह से होती है। और मांसपेशियां जो हैं हमेशा पेयर में काम करता है ना। एक पहले वो या तो फूलेगा फिर सिकुड़ेगा, इस तरीके से मूवमेंट होती है। तो हमारे गले में भी, हमारे आहार नलिका में भी क्रमाकुंचक गति होती है, जिसके द्वारा आमाशय तक हमारा भोजन पहुंचता है, ठीक है। अब आमाशय में मैंने आपको बस ये बता दिया था कि प्रोटीन का पाचन होता है, उसके अलावा क्या होता है, ठीक है। किस प्रकार से हमारे भोजन जो है वो, हमारा पेप्सिन जो है कार्य करता है हमारे भोजन को पाचन करने में, प्रोटीन को पाचन करने में। यहाँ भित्ति में गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड को आप अम्ल कहते हैं ना हिंदी में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव करती है। तो इसके अलावा क्या हो गया? HCl के अलावा पेप्सिन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, यह एक एंजाइम है जो प से प्रोटीन को पाचन करने में मदद करता है। और यहीं पे श्लेष्मा भी होता है। क्या? श्लेष्मा। अब आप कहेंगे मैम ये इतनी चीज़ों का क्या काम है हमारे आमाशय में? भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अम्लीय माध्यम बनाता है, अम्ल है, अम्लीय माध्यम बनाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पेप्सिन होता है वो अम्लीय माध्यम में ही कार्य करता है। तो अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है, ठीक है। और श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है, क्योंकि आप सब वाकिफ़ हैं कि आपका जो अम्ल होता है वो आपको हानि पहुंचा सकता है ना। तो जब आपके आमाशय में अम्ल स्राव होता है तो उसके अंदरूनी परत को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हमारा श्लेष्मा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, शुदांत्र की बात कर रहे थे हम लोग कि पूर्ण तरीके से हमारा पाचन जो है शुदांत्र में हो जाता है, लेकिन कहना इतना आसान नहीं है। आइए जानते हैं इसकी क्रिया को। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और वसा का पूर्ण पाचन होता है। यदि प्रश्न आए कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है, शुदांत्र में होता है। पाचन शुरू कहाँ होता है, मुख में होता है। ठीक है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। अभी बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहाँ पे स्राव हो रहा था, अम्लीय माध्यम बना रहा था, तो जो भी खाना आया वो क्या हुआ, अम्लीय हुआ। तो और अग्नाशयी एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पित्तरस द्वारा क्षारीय बनाया जाता है। तो जो अम्लीय आपका जो पदार्थ आया उसको क्षारीय कौन बना रहा है, अग्नाशयी का पित्तरस। अग्नाशयी एंजाइम ताकि काम कर सके उसके लिए क्या होता है, जो पित्तरस होता है आपका वो उस अम्लीय पदार्थ को, उस अम्लीय माध्यम को वापस से क्षारीय बनाता है। क्योंकि जैसे मैंने पेप्सिन बताया था कि पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य कर सकता है, वैसे ही जो आपके अग्नाशयी के एंजाइम होते हैं वो क्षारीय माध्यम में कार्य कर सकते हैं। तो जो अम्लीय को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है वो है पित्तरस, और पित्तरस कहाँ से आता है, यकृत से। ठीक है। वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में शुदांत्र में मौजूद होती हैं, जिससे एंजाइमों के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल होता है। ठीक है। तो पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है। अब ये पित्तरस कहाँ बताया था मैंने, यकृत में। यकृत में आपका पित्त आशय होता है, ठीक है, जो कि भंडारण करता है पित्तरस का और ज़रूरत पड़ने पर शुदांत्र में भेज देता है, जिससे कि हमारा जो है ये जो वसा है उसकी बड़ी गोलिकाओं का परिवर्तन हो जाता है टूटकर छोटी गोलिकाओं में। ठीक है। फिर अग्नाशय अग्नाशयिक रस को स्रावित करता है, जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन, अब अग्नाशयी रस के नाम आ गए, ट्रिप्सिन। ठीक है। ट्रिप्सिन किसको करेगा, अगेन प्रोटीन को। जैसे पेप्सिन प्रोटीन को कर रहा था, ट्रिप्सिन प्रोटीन को करता है। ठीक है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को करता है, जैसे एंजाइम होते हैं। और इमल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेस। इसके अलावा दूसरा जो रस है अग्नाशय में वो है आपका लाइपेस। लाइपेस किसको तोड़ेगा, लाइपेस वसा को। अभी जो बताया था वसा को परिवर्तित करेगा ये वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में। लाइपेस होता है। शुदांत्र की भित्ति में ग्रंथियां होती हैं जो आंतों के रस का स्राव करती हैं। इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, तो प्रोटीन जो है वो मेरा किस में परिवर्तित होएगा, अमीनो अम्ल। ठीक है। उसके बाद जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। ठीक है। और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किस में परिवर्तित होता है, क्योंकि हमने जब शुरुआत में पढ़ा था कि हमारे शरीर में पोषण होता है ना, तो पोषण होता है तो वो डायरेक्टली उसी पोषण तत्व को नहीं अवशोषित कर सकता, उसको सरल पदार्थ में बदला जाता है। तो प्रोटीन का बदला हुआ जो सरल पदार्थ है वो है अमीनो अम्ल। ठीक है। जिसको मेरा शरीर अपनाता है, अवशोषित करता है। और वसा का जो सरल पदार्थ है वो होता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। और अमाइलेज जो है वो करता है कार्ब को, मैं कार्बोहाइड्रेट को कार्ब बोल रही हूँ, ठीक है, कार्ब को किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज एक सरल पदार्थ है हमारे कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। शुदांत्र की दीवारों पर उंगली जैसे दीर्घ रोम होते हैं। ये दीर्घ रोम को विली भी कहते हैं, आपने सुना होगा विली के बारे में, है ना। ठीक है। विली, दीर्घ रोम किसे कहते हैं, विली को। तो आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ रोम को विली भी कहते हैं। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। अब ये होते क्या हैं, दीर्घ रोम ये होते हैं उंगली जैसे आकार के। ठीक है।
जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। जैसा आप जानते हैं क्षुदांत्र का क्षेत्रफल कम होता है, तो जो हमारा दीर्घरोम है, जब भोजन आता है, ठीक है, पाचन होके, और उसका अवशोषण होना होता है, तो उसको ज़्यादा क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, ठीक है ना। तो कम ट्रैवल करके ज़्यादा अवशोषित होने के लिए दीर्घरोम होता है, जिसे विली कहते हैं। फिर दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएं होती हैं, बहुतायत होती हैं, जो भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाते हैं। ये फिर फाइनल काम होता है और हमारी कोशिकाओं को जो है भोजन प्राप्त हो जाता है अवशोषित होने के बाद, और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। बृहदांत्र। अब बृहदांत्र, क्षुदांत्र से हमारा जो खाना है वो आता है बृहदांत्र में, ठीक है। अब ये जो भोजन है ये अपाच्य भोजन है, ठीक है, जो पचा हुआ नहीं है, जो मेरे शरीर को आवश्यकता नहीं थी, इसको हम लोग अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हैं। साथ ही जल भी यहाँ पे जो है अवशोषित होता है, ठीक है। तो बृहदांत्र में किसका अवशोषण होता है? जल का, ठीक है। और इस द्वार से हमारा जो है बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है, जहाँ दीर्घरोम इस सामग्री से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा के माध्यम से शरीर से निकाल बाहर कर दिया जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने के को गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लास्ट में जो गुदा द्वार होता है वो हमारे अपशिष्ट पदार्थ एवं अपाच्य पदार्थ को गुदा द्वार से बाहर निकाल देता है। तो ये है हमारा मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया, ठीक है। अब मैं वापस से डायग्राम पे आती हूँ, ठीक है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने भाई? कि मुख में हमारा भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद ग्रसिका से भोजन आमाशय में आता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यकृत में मेरा देखो ये जो था ना, ये है, ये रहा पित्ताशय, ठीक है। पित्त भंडारण करता है, जो पित्त रस वसा के बड़े गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलता है ना। तो वसा को बेसिकली कौन पाचन कर रहा है? यकृत से आता पित्त रस, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आमाशय हो गया, हमारा यकृत हो गया। यकृत का पित्तरस जो है वो वसा को कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये अग्नाशय हो गया। अग्नाशय से 3 रस आ रहे थे, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, है ना। अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो अग्नाशयी रस होते हैं ये हमारे क्षुदांत्र में आते हैं, और क्षुदांत्र में जो अंतिम पूर्ण जो आपका परिवर्तन होता है पोषण तत्वों का वो होता है, और अमाइलेज करता है कार्ब का किसमें? सरल शर्करा में, ठीक है। सिंपल शुगर, सरल शर्करा का एक उदाहरण क्या बताया था मैंने? ग्लूकोज, ठीक है। और ट्रिप्सिन, जैसे कि पेप्सिन नाम था, पेप्सिन ट्रिप्सिन किसका करता है? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का 2 जगह पाचन हो रहा है, वहाँ पाचन सरल पदार्थ में टूट रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। प्रोटीन का किस में हो रहा था? अमीनो अम्ल में। किसमें? अमीनो अम्ल में। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन किसका पाचन कर रहा है, किसका जो है परिवर्तित नाम क्या है, ठीक है। लाइपेज किसका करता है? वसा का। वसा को किस में परिवर्तित करता है? वसा अम्ल। और दूसरा नाम क्या बताया था? ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल, ठीक है। अब भोजन पूर्ण तरीके से यहाँ पे हमारा हो गया था, पाचन हो गया था, अवशोषण यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद जो है अपाच्य पदार्थ हमारा बृहदांत्र में आता है, जल का अवशोषण यहाँ होता है और अपाच्य पदार्थ गुदा द्वार से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको मानव पाचन तंत्र अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई है आपको हर एक अंग के बारे में, ग्रंथि के बारे में, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं ऐड करूँगी इसमें कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप बोलेंगे यकृत, ठीक है। मैं अंग की बात नहीं कर रही, मैं ग्रंथि की बात कर रही हूँ। सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। तो यकृत कोई अंग नहीं, ग्रंथि में काउंट होता है, ठीक है। और अग्नाशय भी आपका ग्रंथि में आता है, ठीक है।
चलो, आशा करती हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए इसके आगे का टॉपिक लेके आऊँगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर। और जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, वो भी पूरे किए जाएंगे। थैंक यू।